अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ डीबीएएम, जिसका कोर्स कोड हमारे पास DI234 है एंड रिसेंटली ही हमारा इसका एग्ज़ाम है और इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको क्लियर करें। तो इसमें आप लोगों के पास टोटल 21 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड होपफुली कि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हों। तो इनको हम लोग आंसर्स के साथ विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो और आप लोग भी अच्छे तरीके से इनके पॉइंट्स को क्लियर कर सकें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स, टाइप्स क्या हैं, सब कुछ आप जान सकें। तो हम लोग अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, जहाँ मैंने इनको डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत ही ईज़ी वर्डिंग में। सबसे पहले हमारे पास था क्वेश्चन, डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, क्या रोल प्ले करते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो एफिशिएंटली और सिक्योरली काम करे। डीबीए की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, उनमें सबसे पहले आता है कि आपने डेटाबेस की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है? डीबीए जो होता है यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है और फिर उसको प्रॉपर्ली वो कॉन्फ़िगर करता है ताकि सिस्टम स्मूथली चले। प्रॉपर सर्वर सेटिंग और स्टोरेज एलोकेशंस को वो मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी है, ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रही है वो कंपनी, तो क्या होगा उसके लिए, जो डीबी होगा वो ओरेकल डेटाबेस सर्वर को इंस्टॉल करेगा और फिर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को सेट करेगा। जैसे कि मेमोरी एलोकेशन और स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सब कुछ वो करेगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लेगा। देन उसके बाद सेकंड रोल जो उसका आता है ही होता है कि वो डेटाबेस को डिज़ाइन करेगा और स्ट्रक्चर्स को मैनेज करेगा। जो डीबीएस ने इंश्योर करना होता है कि डेटाबेस के डिज़ाइन यानी उस जो भी डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, उसको प्रॉपर्ली वो डिज़ाइन करे, जिसमें उसके जो टेबल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं और जो भी इंडेक्सेस होते हैं वो एफिशिएंटली वो स्ट्रक्चर्ड हों, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो। डाटा जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स होती है वो उनका यूज़ करें, ताकि जो भी डाटा रिडंडेंसीज होती हैं वो उनको मिनिमाइज़ कर सके और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी है, वो अपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहती है, तो डीबीए क्या करेगा, टेबल्स को डिफाइन करेगा, जिसमें स्टूडेंट्स, उनके कोर्सेज़, उनके एनरोलमेंट, उनके क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको एस्टैब्लिश करेगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। डीबीए इंश्योर करता है कि डेटाबेस सिक्योर रहे और अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। तो डीबीए यूज़र प्रिविलेजेस को भी डिफाइन करता है, जैसे कि रीड, राइट, डिलीट। राइट सिर्फ ऑथराइजेशन यूज़र्स को ही मिल सकते हैं। यानी आपको अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आता है कोई क्वेश्चन डाटा सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन अक्सर हमारे जो लैब होती है ना, उनके जो वाइवा लेने आते हैं, उनमें भी पूछा जा सकता है प्रिविलेजेस क्या होती हैं, यूज़र प्रिविलेजेस क्या होती है। तो ये 3 बेसिक होते हैं, जिनमें आता है रीड, राइट, डिलीट। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के जो राइट्स होते हैं ना, वो हमारे ऑथराइज्ड यूज़र्स के पास ही होते हैं। दूसरा ये कि जितने भी इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स होते हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी अगर किसी बैंक का डेटाबेस है, आप लेट्स सपोज करें कोई बैंक है, उसका डेटाबेस है, तो डीबीएस सिर्फ ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज को ही कस्टमर का सेंसिटिव डाटा एक्सेस करने की परमिशन देगा, ताकि वो डाटा ब्रीचेस से बच सके, उसमें कोई भी डाटा ब्रीचेस ना हो। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ वन रूल आता है, विच इज़ द बैकअप एंड रिकवरी। इसमें क्या होता है, डीबीए को एक तो रेगुलरली बेसिस पे अपने डेटाबेसेस के बैकअप क्रिएट करने होते हैं, ताकि डाटा लॉस ना हो, यानी डाटा जितना भी लॉस होता है उसे बचा जा सके। अगर सिस्टम क्रैश या एक्सीडेंटली डाटा लॉस हो जाता है, तो डीबीए रिकवरी टेक्निक यूज करता है, ताकि डाटा वाकई में रिस्टोर हो सके, ठीक है। इसके इसके अलावा आपको पहले भी जो 2 आवर्स की वीडियो थी, उसमें बार-बार बताया जा रहा था, आपने अपने सिस्टम को अपडेट रखना है, बैकअप रखना है हर चीज़ का, ताकि इन केस अगर कोई टेक्निकल इशू भी आता है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इश्यूज भी आते हैं, तो आपके पास आपका बैकअप मौजूद हो, आप उसको इजीली रिस्टोर कर सको, रिकवर कर सको। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटाबेस क्रैश हो गया, तो डीबीए क्या करेगा, वो लेटेस्ट बैकअप से डाटा रिस्टोर करेगा, ताकि वेबसाइट जो होती है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ
गए। इसके बाद इसका फिफ्थ वन रोल आता है विच इज़ द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो डीबीए होता है उसने इंश्योर करना होता है कि क्यूरीज जो होती हैं वो एफिशिएंटली रन हो और स्लो परफॉर्मेंस इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। अब इसमें इंडेक्सिंग, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, पार्टीशनिंग जैसी टेक्निक्स जो होती हैं वो हम लोग यूज करते हैं। कब करते हैं? ताकि जो भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है वो फास्ट हो। ठीक है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यानी इसका मतलब होता है आपने अपनी परफॉर्मेंस को बेटर रखना है। तो डीबीए जो होते हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो ना हो। ठीक है, इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं जिनमें वो इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, इनमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, इनमें वो पार्टीशनिंग का यूज करते हैं ताकि उनके रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंकरेंसी कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे जो कंकरेंसी कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीए क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले तो जो मल्टीपल यूजर जब वो एक साथ ही सेम डाटा एक्सेस या मॉडिफाई करते हैं तो डीबीए को इंश्योर करना होता है कि डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, डेडलॉक और जितने भी रेस कंडीशंस होती हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके। तो कंकरेंसी कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में यही चीज आती है कि मल्टीपल यूजर्स को जब एक साथ डाटा जो होते हैं वो एक्सेस करते हैं तो हमें उनको मैनेज करना आना चाहिए। डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इस चीज को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास है एक बैंक अकाउंट में अगर एक यूजर पैसे विड्रॉ कर रहा है और दूसरा यूजर सेम टाइम पर डिपॉजिट कर रहा हो तो डीबीए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टेक्निक यूज करेगा ताकि डाटा करप्शन ना हो। ठीक है, इन इन चीजों को वो मैनेज करेगा। उसके बाद इसका जो सेवंथ वन आता है विच इज द मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो डीबीए डेटाबेस को रेगुलरली हेल्थ चेक करना चाहिए, लोग्स मॉनिटर करने चाहिए। अगर कोई एरर या इशू आता है तो उसको डायग्नोसिस और फिक्स करना आना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे डीबीए की। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स जितने भी यानी हर रोज या आए दिन उसके जो भी अपडेट्स आती हैं उनको रेगुलरली अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखना चाहिए। उसको हर एक छोटे छोटे पार्ट को सिक्योरिटी में रखना चाहिए ताकि उनका डाटा जो होता है वो लॉस होने से और डाटा ब्रीचेस से बचा जा सके। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग यानी डीबीए जो होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर और जो भी सिक्योरिटी पैचेस होते हैं उनको रेगुलरली अपडेट करते हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए और इन केस अगर कोई डिजास्टर्स आते हैं तो उनके पास कोई ना कोई रिकवरी प्लान पहले से होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी डेटाबेस की जो फेलियर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनके इसमें डाटा लॉस होने से उनको प्रिवेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी हैकर्स आ जाते हैं तो इनके पास ऐसे रिकवरी प्लानिंग होने चाहिए। अगर हम भी अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या रिस्क आ सकता है तो हमें उस रिस्क से पहले ही उसके रिकवरी प्लानिंग जो होते हैं वो सारे रखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10 वाला आता है कॉम्प्लियंस एंड ऑडिटिंग। कॉम्प्लियंस एंड ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? डीबीए ने क्या इंश्योर करना होता है कि जो डेटाबेस के लीगल और जो भी रेगुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करे। ऑडिट्स लॉग्स मेंटेन करता है ताकि जो जितने भी यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस ना दी जा सके, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हम एसिड प्रॉपर्टीज को, और ये क्वेश्चन इंतहा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको सिर्फ इतना पता आना चाहिए कि ये एसिड प्रॉपर्टीज होते हैं और ये इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ही हम इसका मोस्टली जो है वो जिक्र करते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको जान लेते हैं। एक हमारे पास एक्रोनियम है, यानी हमारे पास इसकी जो फॉर्म होती है, एसिड एसिड जो होती है स्टैंड फॉर द एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं डेटाबेस सिस्टम में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के दौरान ही इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं ताकि जो भी डाटा है रिलायबल और जो भी हमारे पास डाटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो हम इसको जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने एटॉमिसिटी को। एटॉमिसिटी का मतलब होता है ऑल और नथिंग, या तो सारा चले या तो कोई भी ना चले। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है तो वो या तो पूरी तरह से कंप्लीट होगी या फिर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगी। अगर ट्रांजैक्शन के बीच में कोई एरर या फेलियर होता है तो उस ट्रांजैक्शन की कोई भी चेंजेस डेटाबेसेस में सेव नहीं होती। इस डाटा को हम लोग इंटेग्रिटी मेंटेन करना कहते हैं। यानी अगर हमने इंटेग्रिटी को इंश्योर करना होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन हो रही है या तो वो कंप्लीटली ट्रांजिट हो या फिर वो कुछ भी ना हो,
हो, नथिंग, फेलियर हो जाए, ठीक है, या तो कंप्लीटली सक्सेस हो या कंप्लीटली सक्सेस ना हो। इसको इजीली याद रखने का तरीका ये है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल, ठीक है, या तो सारे हो या तो कोई भी ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इसको भी कर लीजिएगा ताकि इन केस अगर आपको ये लॉन्ग में भी आता है तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो अकाउंट में से जो है अकाउंट, दो अकाउंट है, एक है आपका अकाउंट ए और एक है आप लोगों का अकाउंट बी, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने क्या करना है कि जो अकाउंट ए है उसके पास जो है ये 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, जबकि जो आपका अकाउंट बी है उसके पास भी 1000 रुपीज है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल ही है। अगर प्रोसेस के बीच में सिस्टम क्रैश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ए से पैसे डिटेक्ट हो गए हैं लेकिन अकाउंट बी में पैसे नहीं गए हैं, ठीक है, यानी ए ने बी को पैसे करने हैं, ए ने तो अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन कर दिया है लेकिन बी ने नहीं किया, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज अकर होगी, कोई ना कोई एरर आ गया है, तो टोमेसिटी इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फेल हो जाए। मतलब ये है कि अगर इसने पैसे सेंड किए हैं ए ने और बी के पास नहीं गए हैं तो इसका मतलब हमारे पास कोई ए में भी एरर आना चाहिए कि हाँ तुम्हारे कंप्लीटली नहीं गए हैं, वो वापस आ जाने चाहिए। तो ये होती है ट्रांजैक्शन। और या तो इन केस में अगर ए ने 1000 रुपीज सेंड किए हैं बी को तो बी के पास जाने चाहिए। ये होती है हमारी एटॉमिसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट और वैलिड स्टेट में होना चाहिए। मतलब अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो वो डाटा को ऐसी अपडेट करेगा कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी रूल्स वायलेट ना हो और एंड के बाद वैलिड स्टेट में हो, ठीक है। यानी अगर आपके डेटाबेस में बैंक अकाउंट टेबल है और एक रूल है कि अकाउंट बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर आपके अकाउंट से 1000 रुपीज ट्रांसफर करते हैं लेकिन ट्रांसफर से पहले अकाउंट ए का बैलेंस 900 रुपीज है तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है। यानी आपको 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं लेकिन जबकि अकाउंट ए के पास तो सिर्फ 900 ही है, तो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी तो नहीं रही ना। तो इस चीज के इसने क्या किया, हमारे पास रूल्स को वायलेट किया। तो कंसिस्टेंसी में होता है कि वैलिड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट स्टेट होनी चाहिए। अगर 1000 रुपीज सेंड करना है तो सेंड करने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये होती है कंसिस्टेंसी। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दूसरी ट्रांजैक्शन पर तब तक नहीं पड़ता जब तक पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। मतलब जब एक ट्रांजैक्शन चल रही होती है तो दूसरी ट्रांजैक्शन का उसको चेंजेस को इफेक्ट नहीं देखना पड़ता। यानी अगर अकाउंट ए का बैलेंस 5000 रुपीज है, अब ट्रांजैक्शन 1 में क्या हुआ, 100 रुपीज का उसने ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन 2 में 200 रुपीज का विदड्रॉ हो रहा है। तो अगर जब तक ट्रांजैक्शन 1 कंप्लीट नहीं होती तो ट्रांजैक्शन 2 को उस ट्रांजैक्शन के पार्शियल रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं देखना चाहिए। आइसोलेशन क्या इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शन 2 के लिए एटलीस्ट जो हमारे पास अकाउंट ए का बैलेंस है अभी भी 5000 रुपीज है जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। नहीं, अगर मेरे पास 5000 रुपए है और मैंने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज सेंड किए हैं तो मेरे पास कितने रह गए, 4000 रह गए। लेकिन जब तक मेरी फ्रेंड को 1000 रुपीज नहीं जाएंगे तब तक मैं अगले जो नेक्स्ट आएंगे पैसे वो मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी। ये होता है आइसोलेशन। एक ट्रांजेक्शन है जब तक कंप्लीट नहीं होना सेकंड नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाती है तो उसका इफेक्ट परमानेंट होता है, चाहे सिस्टम क्रैश हो जाए या पावर फेलियर हो जाए। मतलब ट्रांजैक्शन के बाद जो चेंजेस डेटाबेस में हुई है वो कभी लॉस नहीं होती। यानी अगर आप बैंक अकाउंट में 500 रुपए डिपॉजिट करते हैं और आपका जो भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली है और सिस्टम कमिट हो जाता है तो सिस्टम क्रैश होने के बाद भी 500 रुपए का डिपॉजिट परमानेंट होगा। अगर आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो आपको जो वो जो 500 रुपए डिपॉजिट दिखाएंगे तो वो तब भी सिस्टम चाहे क्रैश हो, चाहे रीस्टार्ट हो, चाहे पावर ऑफ हो, कुछ भी हो, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिटेड हो जाती है। तो इट्स मीन कि वो ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये थे हमारे पास एसिड प्रॉपर्टी और मैं फिर से कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे पर्पस ऑफ रीडर फाइल्स इन ओरेकल डेटाबेस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारी रीडर फाइल क्या होती है।
रीडोलॉग जो फाइल होती है ये ओरेकल डेटाबेस का एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो डेटाबेस की जितनी भी रिकवरी और डेटा इंटेग्रिटी होती है उसको इंश्योर करती है। जब भी डेटाबेस में कोई चेंजेस होती हैं, लाइक आपने इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, आपने डिलीट करना है डेटाबेस के अंदर, जब भी ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ओरेकल इन चेंजेस को एक रिकॉर्ड रीडोलॉग फाइल के अंदर जाकर स्टोर कर लेता है। यानी कोई भी चेंजिंग जो आप अपने डेटाबेसेस में करते हैं, किसी नई चीज़ को इंसर्ट किया है, किसी को अपडेट किया है, किसी को डिलीट किया है, तो वो सारी की सारी चेंजिंग आपकी रीडोलॉग फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, ठीक है? और ये जो हमारे पास लॉग्स होते हैं ना, ये रीडोलॉग फाइल के अंदर लफ्ज़ है रीडोलॉग फाइल, तो इसमें ये जो लॉग्स होते हैं ना, ये परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, ठीक है? परमानेंटली स्टोरेज में जाके सेव होते हैं और सिस्टम क्रैश होने की सूरत में भी डेटाबेस रिकवरी के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? हमारा मेन क्वेश्चन ये था। तो रेडियोलॉग फाइल का मेन पर्पस क्या होता है? डाटा रिकवरी, ट्रांज़ैक्शन ड्यूरेबिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेसेस, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। डाटा रिकवरी में क्या होता है कि अगर डेटाबेस क्रैश हो जाए या अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हो, तो डाटा रीडोलॉग फाइल्स की हेल्प से डेटाबेस के लेटेस्ट या जो भी लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट होती है उस तक डाटा को रिस्टोर कर सकता है। यानी अगर कोई भी चेंजिंग आपने की है और आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो वो सारी चेंजिंग ऑलरेडी रीडोलॉग फाइल में होती हैं, तो आप उनको रिकवर करने के लिए भी रीडोलॉग फाइल को यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन ड्यूरेबिलिटी, यानी रीडोलॉग फाइल ने क्या इंश्योर करना होता है कि कमिटेड ट्रांजैक्शन लॉस्ट नहीं होती, ठीक है, सिस्टम फेलियर हो, कुछ भी हो, वो बिल्कुल सेव रहती है। इनहेंस द बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस, ऑब्वियसली सारी चेंजिंग सब कुछ हमारे रीडोलॉग फाइल में होता है, तो इसमें कोई भी किसी भी वक्त हम लोग इसका बैकअप और रिकवरी प्रोसेस जो होते हैं वो ले सकते हैं। अपने डाटा को मेंटेन रखने के लिए, जितना भी डाटा लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, अगर डाटाबेस क्रैश हो जाता है तब भी हम लोग रीडोलॉग फाइल का यूज करते हैं और यही इसका बेसिक पर्पस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक सिस्टम है जिसमें एक यूजर ने 5,000 रुपीज ट्रांसफर्ड किए हैं, अगर डेटाबेस क्रैश हो जाए ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले, तो जब डेटाबेस वापस स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी वो उसने अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन की है लेकिन दूसरे के पास पैसे नहीं गए हैं, तो क्या हुआ, वो ट्रांजैक्शन आपकी रीडोलॉग फाइल में स्टोर हो गई। अगर आपका इंटरनेट सिस्टम क्रैश हो गया, तो जो डेटाबेस होता है जब वो वापस से स्टार्ट होता है, तो ओरेकल डाटा जो रीडोलॉग फाइल होते हैं उसको चेक करेगा, ट्रांजैक्शन को रीडो करके इंश्योर करेगा कि डाटा लॉस ना हो। जैसे अगर अक्सर हमारे में क्या होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएस वर्ड पे कुछ लिख रही हूँ, तो मेरा सिस्टम जो है मुझे वो नहीं लिखना, मुझे पहली वाली चीज़ वापस चाहिए थी, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, अपने कंट्रोल ज़ी को करके उसको रीडो कर लेती हूँ, ठीक है? ये होती है हमारी रीडोलॉग फाइल। अब इसकी सबसे मैंने कॉमन एग्जांपल आपको दे दी अपने जो एमएस वर्ड की, ठीक है? या आप कोई भी डाटा जो आपका लॉस हो गया, या आप देखिए, अगर मैंने अपना नाम लिखा है, जबकि मैं इसके ऊपर अपना चैनल का नाम लिख देती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मुझे वापस से अपना नाम चाहिए, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ी करूँगी, तो वो रीडो हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे रीडोलॉग फाइल, ठीक है? इस तरह से काम करती है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डाटा डिक्शनरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डाटा डिक्शनरी क्या होती है। डाटा डिक्शनरी बेसिकली एक स्पेशल टेबल या रिपॉजिटरी होती है जिसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट और जो भी मेटा डाटा होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ये डेटाबेस के टेबल्स, उसके कॉलम, उसकी कॉन्स्ट्रेंट्स, उनके इंडेक्सेस और जो भी यूजर्स के कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं उसको रखती है। जैसे नाम से जाहिर है, डिक्शनरी, हर चीज इसके अंदर होती है। इसको हम लोग सिस्टम कैटलॉग भी कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन था डाटा डिक्शनरी के क्या रोल होते हैं। तो डाटा डिक्शनरी के होते हैं कि हमारा जो भी मेटा डाटा होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट को रखता है, लाइक जितने भी यूजर परमिशंस होती है उनका रिकॉर्ड ये अपने अंदर रखता है। ये स्टोर करता है कि कौन यूजर किसी टेबल को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं, ठीक है? ऑथराइजेशन को भी ये मैनेज करता है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब एक क्वेरी रन होती है तो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं वो डाटा डिक्शनरी से मेटा डाटा फेच कर लेते हैं ताकि क्वेरी जो होती है वो एग्जीक्यूशन फास्ट हो। डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका डाटा डिक्शनरी का यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी एक एग्जांपल गिवन है,
यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल की एग्जांपल गिवन है, जिसमें स्टूडेंट का जो भी है नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स कॉलम, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल प्राइमरी की कांस्टेंट है। इसके बाद हमने इंडेक्स का नेम रखा है। यूजर परमिशन क्या है कि एडमिन को फुल एक्सेस होनी चाहिए, जबकि स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है डाटा डिक्शनरी की, ठीक है। अगर किसी ने डिक्शनरी बनाई है, रियल लाइफ एग्जांपल ले ले, तो जिसने भी लिखी है सिर्फ वही उसको चेंजिंग कर सकता है उसमें, जबकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ उसको रीड आउट ही कर सकते हैं ओनली। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम हमारे पास एक ऐसी डेटाबेस सिस्टम होती है जो मल्टीपल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता है, ये मल्टीपल लोकेशन पे हमारे पास जो होती है इसकी लोकेशन होती है सर्वर की। इसका मतलब क्या होता है कि डेटाबेस एक ही जगह नहीं हो, बल्कि अलग अलग सर्वर पर स्टोर होता है और सब डेटाबेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, सारे मल्टीपल लोकेशंस पे होते हैं। इसका जो क्वेश्चन था हमारा वो यही था कि इसके फीचर्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम के। सबसे पहले तो डाटा डिक्शनरी, यानी डाटा मल्टीपल सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिससे एक सेंट्रलाइज सिस्टम की डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाती है, किसी एक पे वो डिपेंड ही नहीं करता। सॉरी, पहला था डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी अगर एक सर्वर फेल भी हो जाए तो दूसरा सर्वर अवेलेबल होता है, जिससे सिस्टम का डाउन टाइम भी रिड्यूस होता है। फास्टर डाटा एक्सेस, जो यूजर होता है वो नियरेस्ट डेटाबेस सर्वर से इजीली एक्सेस कर लेता है, जिससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी मल्टीपल सर्वर पर क्वेरीज पैरेलल एग्जीक्यूट होती है, जिससे इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी भी हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। हमारे पास कोई भी आप समझ लें कि ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे कि अमेज़न ही समझ लें, तो अमेज़न का डेटाबेस सिस्टम ले लेते हैं हम। उसका जो डाटा होता है ना वो मल्टीपल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल उसका एक सर्वर जो है वो हमारे यूएसए में है, एक यूरोप में है, एक एशिया में होता है। यानी जो भी कंट्री किसी भी कंट्री के पास होती है, वहीं से हम लोग उसका डाटा जो होता है वो हम लोग फेच कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम प्रिविलेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिस्टम प्रिविलेजेस क्या होती हैं और हमारे पास प्रिविलेजेस ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या होती हैं। और आप अगर अपने एसक्यूएल के अंदर जो आपकी लैब वाला था, अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको कौन सी कमांड इसके लिए यूज करनी पड़ेगी वो हम देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम प्रिविलेजेस वो परमिशन होती हैं जो एक यूजर को डेटाबेस के सिस्टम लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है, यानी डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। एक सिस्टम की जब परमिशन दी जाती है तो वो हमारी सिस्टम प्रिविलेजेस होती है, जबकि ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या होती है, वो परमिशन होती है जो किसी स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक किसी टेबल का, किसी व्यू का, किसी सीक्वेंस का, किसी प्रोसीजर पर इस पर अप्लाई होती है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस होते हैं। यानी ये टेबल और रिकॉर्ड पर एक्शन परफॉर्म करने से रिलेटेड होती है। इसमें उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो हम इनके स्कोप की बात करेंगे, इसकी एग्जांपल लेंगे, कौन कौन इसको असाइन कर सकता है, फिर उसकी एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले इसके स्कोप की बात करें तो ये हमारे पास जितना भी एंटायर डेटाबेस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है। दूसरा, जबकि इन अदर हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है। सिस्टम में होता है पूरा सिस्टम, ऑब्जेक्ट में होता है सिर्फ एक ही मॉड्यूल, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आता है इसकी कमांड कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को अपने एसक्यूएल में अंदर इसकी परमिशन देनी है, तो आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, ड्रॉप यूजर ग्रांट एनी प्रिविलेजेस, यानी आप ये वाली कमांड्स यूज करते हैं। जबकि इसमें ऑब्जेक्ट में आप सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यानी टेबल में से आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, इसको आप अपडेट कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर सकते हो। जबकि सिस्टम क्या करता है, टेबल को क्रिएट करता है, उसको ड्रॉप कर सकता है, किसी भी यूजर को ड्रॉप कर सकता है और कोई भी प्रिविलेजेस उसको ग्रांट कर सकता है। अब
कौन-कौन असाइन किए जाते हैं, हु असाइन। तो हमारे जो डीबीए होते हैं या सुपर यूज़र होते हैं वो सिस्टम प्रिविलेजेस असाइन करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओनर होता है या डीबीए होता है वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस को असाइन करता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, एक यूज़र का क्रिएट यूज़र प्रिविलेजेस दिया जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टम प्रिविलेजेस होता है, वो सिस्टम जो अपना यूज़र क्रिएट कर रहा है, ठीक है? जबकि ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि एक यूज़र को सिलेक्ट प्रिविलेजेस दिया जाए किसी टेबल पे कि वो किसी यूजर को सिलेक्ट करे, तो ये होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ये फुल यूजर को क्रिएट करता है और ये सिर्फ यूजर को अंदर से सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, रोल ऑफ इंडेक्सेस इन क्वेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। और मैं फिर से कहूँगी क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये सारे क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पास इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस की बात करते हैं तो हमारे डेटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो डेटा रिट्राइवल को फास्ट बनाता है। यानी जब भी हम किसी टेबल में क्वेरी को रन करते हैं ना, तो जो डेटाबेस होता है वो पूरे टेबल को स्कैन करने के लिए बनाए गए जो भी इंडेक्सेस होते हैं उनका यूज करता है, ताकि रिकॉर्ड को क्विकली फाइंड कर सके। अब इसमें हमारे पास कैसे हम लोग हाउ डू इंडेक्सेस हेल्प इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। एक बात ये कि ये फास्टर सर्चिंग करता है, यानी इंडेक्सेस जो होता है डाटा को एफिशिएंटली ढूंढने में बहुत हेल्प करता है। जितना भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग प्रोसेस होते हैं उनको फास्ट करता है। और इन केस ऑफ डेटाबेस सिस्टम ने सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के लिए हम लोग वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉजेस का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल भी है, सबसे पहले आपने एक इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए क्रिएट इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स में जो भी आपने नाम लिखना है और कौन से किसको आपने ये मतलब किस यूजर के ऊपर आपने इसको लेना है आप वो नाम लिख देंगे। फिर अगर आपको क्या करना है, इस एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करेंगे, वेयर नेम इज इक्वल टू, जहां पर आपको अली का नेम नजर आएगा सिर्फ आप उसी को ही मतलब उसी का डाटा ही आपको ये शो कराएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस लॉकिंग मैकेनिज्म एंड देयर इम्पोर्टेंट, विच इज द क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अपने डेटाबेस लॉकिंग मैकेनिज्म और इनकी इम्प्रूवमेंट्स को बताना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो हमारा डेटाबेस लॉकिंग क्या होता है। डेटाबेस लॉकिंग यानी लॉकिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है जो डेटाबेस की इंटेग्रिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करती है जब मल्टीपल यूजर एक साथ डेटाबेस मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाती है लॉक्स की, जिसमें शेयर्ड लॉक्स यानी एस लॉग आ जाता है, एक्स लॉग्स आ जाता है, रो लेवल लॉकिंग आ जाती है एंड टेबल लेवल लॉकिंग आ जाती है। अगर हम शेयर्ड लॉक की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल यूजर एक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं लेकिन कोई इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। जबकि जो हमारी एक्सक्लूसिव लॉक होता है, जब एक यूजर एक रिकॉर्ड मॉडिफाई कर रहा हो तो दूसरा यूजर उसको रीड भी नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ वो रिकॉर्ड को मॉडिफाई, यानी पहले में है कि रीड कर सकता है रिकॉर्ड को लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। दूसरे में ये है एक्सक्लूसिव में कि वो अगर मॉडिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को तो वो उसे रीड नहीं कर सकता। रो लेवल में क्या है कि वो सिर्फ रो लॉक होती है, स्पेसिफिक रो, जब जिससे हमारी जो डेटा बेस होती है वो कंकरेंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। जबकि जो टेबल लेवल होती है वो पूरे टेबल को लॉक करता है और कंकरेंसी को ये भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल क्या होती है, आप जब इसकी कमांड लिखेंगे एज एन एग्जांपल तो आप यहाँ पे लॉक टेबल एम्प्लॉयज इन एक्सक्लूसिव मोड लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है इंजेक्शन, यानी जो हमारा हैकर्स होते हैं, कोई भी अटैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं कोई भी मैलिशियस एसक्यूएल क्यूरी को हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं या सेंसिटिव डाटा को वो चुरा सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल इंजेक्शन कब होती है। अगर कोई लॉगिन फॉर्म वैलिडेट नहीं किया गया और यूजर इनपुट डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी में यूज किया गया है तो हैकर्स जितना भी डाटा होता है, जितनी भी हमारे पास मैलिशियस क्वेरीज होती है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए डेटाबेसेस के लिए सबसे कॉमन कमांड जो फेमस थी वो यही है कि अगर सिलेक्ट फ्रॉम द यूजर वेयर यूजर नेम एडमिन है और उसका पासवर्ड 123 है और 1 इज इक्वल टू 1, यानी
अगर आपने ये पासवर्ड रखा है और आपका यूजर नेम भी यही है और हैकर ने बस एज ए ट्राई किया है, अपनी क्यूरी इंजेक्ट की है कि वो 1 = 1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सारा डाटा जो है वो अनऑथराइज वे में हमारे हैकर्स के पास चला गया होता है। ठीक है, जब हैकर का जो यूजर नेम और पासवर्ड अगर वो डालता है, अगर वो सक्सेसफुली उसके कब्जे में चला जाता है, तो हमारा सारा डाटा हैक हो जाता है। ठीक है, इससे प्रिवेंशन टेक्निक क्या होती है, आपको प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स का याद रखना है। जैसे प्रीपेयर स्टेटमेंट में क्या होती है कि आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एज अ क्वेश्चन मार्क ही रखना है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बैकएंड पे जाके वो स्टोर नहीं होना चाहिए। जब आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आई नो आपने ऑथराइजेशन का प्रोसेस करना है, लॉगिन वगैरह सब कुछ करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम की एक्सेस आप दे सकते हैं अपने फायरबेस के अंदर, लेकिन आप पासवर्ड को जो है उसका पाथ आप रन टाइम में सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने एज ए सीक्रेट ही रखना है। उसके बाद सैनिटाइज द यूजर इनपुट, जो भी आप यूजर इनपुट करें उसको सैनिटाइज, मतलब आप उसको बिल्कुल सेवली करें। उसके बाद असाइन मिनिमम प्रिविलेजेस, उसको ज्यादा से ज्यादा आप राइट्स ना दें, मिनिमम ही आप उसको प्रिविलेजेस दें। देन आपकी जो भी एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, आपने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो फायरवॉल जो है उसको ऑन ही रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच इज व्हाट आर द फेजेस ऑफ द क्वेरी प्रोसेसिंग इन डेटाबेस। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे पास क्वेरी प्रोसेसिंग क्या होती है डेटाबेस सिस्टम के अंदर। क्वेरी प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एसक्यूएल क्वेरी को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। यानी एक एसक्यूएल क्वेरी को एफिशिएंट वे में रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, वो हमारे पास हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। अब इस क्वेरी प्रोसेसिंग के कुछ फेजेस होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है पार्सिंग, देन ट्रांसलेशन, देन ऑप्टिमाइजेशन, देन एग्जीक्यूशन। इसकी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि इसमें हम लोग एसक्यूएल क्वेरी को एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूट करने के लिए जो मल्टीपल प्रोसेसेस करते हैं, वो हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग होती है। तो देखो, इसमें पार्सिंग करने के लिए, यानी इसमें हमने क्या चेक करना होता है कि जो एसक्यूएल क्वेरी है क्या उसका सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी उसको लो लेवल ऑपरेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर हम उसको एग्जीक्यूशन प्लान करने के लिए कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको ऑप्टिमाइजेशन में होता है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसको बेस्ट सोल्यूशन देते हैं। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हमने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है और वो हमें रिजल्ट्स को रिटर्न करती है। इसके भी एग्जांपल ले ली, आपने क्या करना है, एक्सप्लेन प्लेन, आपने जो प्लान बनाया है वो आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर किसके लिए, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस वन, अगर ये सैलरी है तो यहाँ पर आपने इस क्वेरी को जो है वो एफिशिएंट वे में जो है वो आपने इसको एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, दो टाइप्स बताए हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस के अंदर। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आपने आपका जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें रिकॉर्ड को कैसे स्टोर किया जाता है। फाइल से, आपको याद होगा फाइल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं ताकि उनका जो भी एक्सेस होता है वो फास्ट हो और स्टोरेज एफिशिएंटली यूज हो। अब डिफरेंट टेक्निक का यूज हो सकता है, जो हमारे डाटा एक्सेस पैटर्न और जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें दो टाइप्स की फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, एक होता है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि डाटा रैंडमली स्टोर होता है विदाउट किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर के, कोई भी इसमें सॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता, डाटा रैंडमली कहीं भी स्टोर हो जाता है। तो ये सिंपलर और फास्टर मेथड होता है, लेकिन इसमें सर्चिंग स्लो हो सकती है। जब नए रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं तो उनकी प्लेसमेंट किसी फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होती, वो कहीं भी रैंडमली जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये हीप फाइल होती है। अगर हम बात करते हैं इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस टेक्निक में हम एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करते हैं जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड का पॉइंटर जो होती है वो स्टोर करती है। ठीक है, इसमें सर्चिंग और रिट्राइवल फास्ट होती है। अगर किसी कॉलम पर इंडेक्स लगा दिया जाता है तो उस कॉलम की वैल्यू से रिलेटेड रिकॉर्ड जल्दी ही मिल जाता है। ठीक है, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन की दो बेसिक टाइप थी। उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स इन डेटाबेस सिस्टम के अंदर इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या होती है, ये आपके पास रूल्स होते हैं। जहां बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स की, तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जो
कौन से रूल्स होते हैं जो डेटाबेस के डाटा की एक्यूरेसी और उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट डेटाबेस में इनवैलिड डाटा एंटर होने से बिल्कुल उसको रोकते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं जो रूल्स हमने अप्लाई किए उसमें सिर्फ वैलिड डाटा ही अंदर आए। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसमें प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स होती है, इसमें फॉरेन की कॉन्स्टेंट होती है, तो हम इसमें नॉट नल कॉन्स्टेंट होती है, इसमें यूनिक कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लाइक अगर आप लोगों ने मेरी डेटाबेस जो हमने पढ़ी थी आई थिंक अपनी 4th या 5th सेमेस्टर के अंदर, तो तब हमने इसको डिस्कस किया था और हमने इसकी कमांड्स को रन करके देखा था अपने डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस सिस्टम जो था, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर था, उसके ऊपर हमने इसको रन करके देखा था। ये भी कमांड सेम टू सेम वैसी है, आपको इसको अपने ओरेकल एसक्यूएल के ऊपर रन करना है, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है। प्राइमरी की क्या होती है, ये बहुत ही यूनिक होती है, यानी इसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी के बाद हम लिखते हैं इंट प्राइमरी की, नेम हम उसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हमारे पास एक ऐसी की होती है जिसमें जो हमारा टेबल होता है ना, उसका एक कॉलम फॉरेन की के साथ लिंक्ड हुआ होता है, ठीक है। लाइक प्राइमरी की किसी और टेबल पे लगी है और फॉरेन की किसी और टेबल पे लगी है, और इन दोनों का आपस में जब हम लिंक करते हैं तो ये फॉरेन प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बन जाता है और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट की। तो नॉट नल में ये होता है कि आपने जो भी नेम है या जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो नल वैल्यू पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूनिक कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, तो आपने जब यूनिक का मतलब होता है कि बस वो एक ही चीज है, यूनिक है, ठीक है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आपके सामने कमांड है, आपने यहाँ पर यूनिक कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। आपने दो टेक्निक जो कि डेटाबेस ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को डिस्क्राइब करती हैं, आपने वो लिखना है। जैसे कि हमने बात की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में, तो डेटाबेस ट्यूनिंग क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। डेटाबेस ट्यूनिंग का मतलब होता है कि जो क्वेरीज होती हैं, जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने के तरीके, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो हमारी डेटाबेस ट्यूनिंग होती है। लाइक अगर ट्यूनिंग की रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो आपके साथ अगर कोई बंदा गड़बड़ कर रहा है तो आप क्या बोलते हैं कि यार इसकी ट्यूनिंग होने वाली हुई है, इसको हमने सेट करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है उसमें हमने इंप्रूवमेंट्स लानी है, इसको हमने सेट करना है। तो डेटाबेस में भी यही होता है कि जो क्वेरीज होते हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग डेटाबेस ट्यूनिंग का यूज करते हैं। हमने इसकी दो टेक्निक पढ़नी है, एक होती है हमारे पास इंडेक्सिंग और एक होती है हमारे पास क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। इंडेक्सिंग में मैंने आपको बताया कि हम एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर ही हम लोग अपना सारे क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं, उसके हम सारा डाटा रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फास्टर वे हो जाता है, हमारा सर्चिंग का जितने भी एग्जीक्यूशन टाइम होते हैं उसको रिड्यूस कर लेते हैं। इसके लिए जो हम अपनी एसक्यूएल में कमांड यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमने इसको क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद जो भी आपने जो हमारी कॉलम नेम देना होता है किसके ऊपर, टेबल कस्टमर के ऊपर, तो आपने यहाँ कस्टमर का नेम लिख देना होता है, ठीक है। और स्पेशली तब हेल्पफुल होती है जब हम लोग वेयर क्लास या ज्वाइन ऑपरेशन जो होते हैं इनका परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मुझे किसी का अगर मुझे किसी का डाटा चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जिसकी सैलरी जो है वो 5000 से अबव है, मुझे उसका डाटा दे दो। तो क्या होगा कि इंडेक्सेस के अंदर हम लोग वेयर क्लास का यूज कर लेंगे, या हम चाहते हैं कि ये डाटा जो है ये मुझे इस टेबल के साथ ज्वाइन कर दे, तो आप जहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी क्वेरीज की जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है, एक तो वो रिड्यूस करता है, दूसरी जो भी अननेसेसरली ज्वाइंस और सब क्वेरीज होती है उनसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे इंस्टेड ऑफ कि हम लोग ये क्वेरी यूज करें जैसे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर वेयर सैलरी, इस हमें ये नहीं करना चाहिए यूज, तो हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। बेटर अप्रोच क्या होती है, हम कहें सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यानी मुझे तुम उसका एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी बताओ जहां एम्प्लॉयज की सैलरी जो होती है वो ये है, ठीक है। इस तरह करके ये बेटर अप्रोच होती है, इंस्टेड ऑफ क्या पूरे टेबल को ये अंदर ले आओ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14 आता है, उसमें आता है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इन ओरेकल।
ओरेकल के अंदर इंडेक्सेस की कितनी टाइप्स हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडेक्सेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार-बार रिपीट हो चुका है हमारे इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। हर एक के अंदर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में तो आप इंडेक्स का यूज़ करेंगे, कुछ भी है तो आप इंडेक्स का यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी है आपने इंडेक्स का यूज़ करना है, सर्चिंग है आपने इंडेक्स का यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडेक्सेस वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस के बारे में चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है जो क्वेरीज को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसकी टाइप्स की तरफ चल जाते हैं। सबसे पहली टाइप आती है इसमें बी ट्री इंडेक्स, ठीक है। अब ये क्या डिफाइन करती है कि ये जितना भी डिफॉल्ट इंडेक्स होता है जो डाटा के ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये नहीं ऐसा डिफॉल्ट इंडेक्स जो डाटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है वो हमारा बी ट्री इंडेक्स होता है। ये बेसिकली बैलेंस ट्री होता है जो सर्चिंग को बहुत फास्ट बनाता है। तो इसके लिए आपके पास कमांड है क्रिएट इंडेक्स, आगे आपने कॉलम का नेम ऑन एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सी कमांड है, अगर आप आगे भी जाएंगे तो सारी सिंपल सी ही है। उसके बाद सेकंड आती है बिट मैप इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि ये तब यूजफुल होता है जब कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यू कम होती है, यानी लो कार्डिनलिटी होती है। मोस्टली जेंडर, रीजन या स्टेट जैसे कॉलम के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके लिए जो कमांड यूज करेंगे आप बिट मैप इंडेक्स को क्रिएट करेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे ऑन जिस टेबल पे आपने करना है जेंडर पे, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शन बेस्ड इंडेक्स। इसमें हम तीन टाइप के इंडेक्स पढ़े हैं। एक हमने बी ट्री पढ़ा जो कि बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर में डाटा को करता है। हमने बिटमैप पढ़ा जो कि उन कॉलम्स के लिए यूजफुल होता है जो लो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, लाइक जेंडर हो गया, रीजन हो गया, स्टेटस वगैरह हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारा फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, ठीक है। जितने भी कंप्यूटेड वैल्यूज होते हैं ये उन सब पे अप्लाई होता है। तो इसको भी हमने कमांड के थ्रू देखना है, क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपल तरीके से हमने इसका किया, जैसे ये नेम है ना तो आपने इसको अपर में, ये एक फंक्शन है अपर, ठीक है। आपने जो भी नाम होगा आप एम्प्लॉयज टेबल के अंदर आपने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके एम्प्लॉयज के जितने भी नेम्स होंगे वो सारे वो अपर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को चैलेंज करने पड़ते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स के बारे में रीड आउट किया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कैसा डेटाबेस सिस्टम होता है कि जो मल्टीपल लोकेशन पर आपको फाइंड आउट हो जाता है। किसी एक सेंट्रल पोजीशन पे ये नहीं होता, डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने ये तो जान लिया था कि ये मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर होता है, हमारा जो डेटाबेस का डाटा होता है और उनके बीच जो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। हम देखेंगे इसको कौन-कौन से चैलेंजिंग जो होते हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज इसको फेस करना पड़ सकता है व्हिच इज़ द डाटा रेप्लिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डाटा मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर होता है। अगर एक लोकेशन पर डाटा अपडेट हो जाए लेकिन दूसरी लोकेशन पे ना हो तो कंसिस्टेंसी इश्यू इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्क लेटेंसी, यानी इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए नेटवर्क का यूज होता है जो डिले क्रिएट कर सकता है। अगर नेटवर्क स्लो है या फेल हो जाए तो डेटाबेस का एक्सेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लोकेशन पर जब डाटा स्टोर होने से सिक्योरिटी रिस्क तो बढ़ जाते हैं, हमारे पास सिक्योर ही नहीं रहता जब वो मल्टीपल लोकेशन पे आप अपने डेटाबेस का डाटा भेज रहे हैं। तो इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस या डाटा ब्रीचेस होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो डिफरेंस से रिलेटेड है, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में कोई ना कोई डिफरेंस फाइंड करना है, लाइक ऑब्जेक्ट रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। सिस्टम प्रिविलेजेस जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हॉट बैकअप एंड कोल्ड बैकअप क्या होता है, लॉजिक एंड फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल जो कि हमने जो 2 आवर्स की वीडियो की थी उसका आई थिंक सबसे पहला टॉपिक ही यही था। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मॉडल एक हाइब्रिड अप्रोच होती है। जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस होता है ना, उसके
उसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस क्या होता है कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस फीचर्स को मिनिमाइज करता है या उसको मेंटेन करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जैसे क्लासेस होगी, इनहेरिटेंस होगी, यूजर्स होगी, यानी जो हमारी ऊप होती है ना, उसको ये सपोर्ट करता है, जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ठीक है। जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये टोटली आप कह सकते हैं प्योरली हमारी ऊप को फॉलो करता है, उस अप्रोच को फॉलो करता है जिसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें हम लोग क्लासेस, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे पिलर्स जो होते हैं हमारे ऊप के, हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है डाटा स्टोरेज में। तो इसमें जो रिलेशनल, क्योंकि रिलेशनल की बात हो रही है, मीन्स इसमें टेबल और ऑब्जेक्ट दोनों सपोर्ट करता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, ये चूंकि ऑब्जेक्ट बेस होता है, इसमें हमारा टेबल नहीं होता है। इसमें क्वेरी लैंग्वेज कौन सी होती है, इसमें हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंशन के साथ। जबकि जो हमारी ओडीबी होती है, इसमें हम लोग ट्रेडिशनल एसक्यूएल के बजाय हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज होते हैं, ओक्यूएल हम बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। इसमें जो डाटा मॉडल होता है, वो हमारे पास रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मिक्सचर होता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊप बेस होता है। जैसे हमारा ओरेकल हो गया या हमारा पोस्टग्री एसक्यूएल हो गया, जिसमें हम DB40 या ऑब्जेक्ट DB का यूज करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस लार्ज स्केल के लिए होती है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स जितने भी ऊप होते हैं उनके लिए एफिशिएंट होता है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ये दोनों जो हमारे स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं उनको हैंडल करते हैं, जबकि ये जो होता है हाई फ्लेक्सिबिलिटी डाटा होते हैं उनको हैंडल करते हैं। इसमें कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इसमें सिर्फ फॉरेन की रिलेशनशिप को यूज करते हैं, जबकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस से ही डाटा को, रिलेशनशिप को फास्टर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन, डाटा वेयर हाउसिंग वहां पे काम करते हैं, जबकि ये एआई में, सीएडी सिस्टम में, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं। इनहेरिटेंस सपोर्ट की बात करें तो हमारे ये जो ओडीबी है ना, ये फुल सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को, लेकिन जो हमारा रिलेशनल ओरिएंटेड होती है, ये सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट ही रखता है। ये लार्ज स्केल्स के लिए सूटेबल होता है, जबकि ये स्मॉल एंड मीडियम साइज के एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है। इनके कुछ एग्जांपल भी किए हुए हैं। जब हम ओआरडी की बात करते हैं, तो इसमें आप टेबल क्रिएट करें, फिर एज अ ऑब्जेक्ट ऐसे यूज करेंगे, और फिर आप उसके अंदर एम्प्लॉय नेम सब कुछ ऐसे यूज करेंगे। जबकि जो हम ओडीबी की बात करते हैं, तो ये क्लास क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे हमने ऊप में बात की थी कि वो क्लासेस से क्रिएट करता है, ये क्वेरी को यूज करेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद सिस्टम प्रिविलेजेस, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके डिफरेंसेस के साथ हम इनको डिफरेंस कर चुके हैं, हमने इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सिस्टम प्रिविलेजेस कैसे ग्रांट की जाती है। हम ग्रांट करते हैं टेबल क्रिएट टू यूजर वन, यानी हम यूजर वन को परमिशन देते हैं कि वो टेबल को क्रिएट करे। अगर हमने किसी से उस परमिशन को वापस लेना है, तो हम क्या करेंगे, रिवोक, यानी यूजर वन से तुम फौरन से परमिशन वापस ले लो कि वो अब टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको यूजर टू को परमिशन देते हैं कि वो एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। और अगर हमने वापस लेने तो हम रिवोक का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस वर्सेस हमारे जो शेयर्ड प्रोसेस आते हैं, और ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हमारे डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस क्या होते हैं, एंड देन हमारा जो शेयर्ड सर्वर प्रोसेस क्या होते हैं, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस हमारे पास एक वन टू वन कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, जिससे हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट सर्वर प्रोसेस होता है। लाइक अगर मेरा सिस्टम है और मेरा सर्वर है, तो वन टू वन रिलेशन है, सिर्फ मेरा सर्वर और मेरा सिस्टम ही आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम रिसोर्सेज ज्यादा यूज करता है, लेकिन परफॉर्मेंस फास्ट होती है इसकी। जब हर एक को अलग अलग सर्वर मिल रहा है, तो सिस्टम परफॉर्मेंस फास्ट ही होगी ना। शेयर्ड में क्या होता है, वो मल्टीपल क्लाइंट्स को एक ही सर्वर प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, जो मेमोरी और सिस्टम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। लाइक अगर मैं किसी लैब में हूँ, तो मेरे लैब के सारे कंप्यूटर एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो ये मेरे शेयर्ड जो सर्वर आ जाता है। और हमारे जो लैब है, उसमें जो हम कह सकते हैं कि उसमें शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस होता है, Oracle के अंदर यूज करते हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं, इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। कनेक्शन टाइप वन टू वन होते हैं, जबकि ये मल्टीपल क्लाइंट को सेम प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी परफॉर्मेंस फास्टर होती है, और
एज कम्पेयर टू द डेडिकेटेड इसकी परफॉर्मेंस स्लोअर होती है। ये रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करता है जबकि ये लेस रिसोर्सेज को यूज़ करता है। इसकी स्केलेबिलिटी जो होती है वो स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, ठीक है, बेटर होता है, जबकि ये लार्ज स्केल को भी हैंडल करता है। इसके कंकरेंसी हैंडल देखें तो इसमें लिमिटेड कनेक्शन होता है, तो इसमें ज़्यादा कंकरेंसी नहीं आती है, जबकि इसके अंदर हाई कंकरेंसी होता है। कंकरेंसी का मतलब ये होता है ना कि मल्टीपल यूजर जब सेम टाइम पे सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसमें कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो इसमें कोई भी नहीं होती, ये सिंपल होता है, जबकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये हमारे इसके कुछ डिफरेंस थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इसको जो है एसक्यूएल में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्विचिंग टू डेडिकेटेड मॉडल। तो इसमें क्या करेंगे आप, डिस्पैचर्स इज इक्वल टू प्रोटोकॉल। अगर आप ये कमांड नहीं भी करना चाहते हो देन इट्स ओके, आप वरना शेयर्स के लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा हॉट बैकअप एंड कोल्ड बैकअप क्या होता है। हॉट बैकअप की बात करें तो ये दोनों बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस बैकअप होता है ना, डेटाबेस बैकअप जो है ना वो जब तब लिया जाता है जब डेटाबेस रनिंग स्टेट में होता है, हॉट होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। यूजर एक्टिवली उसको यूज कर रहा होता है। ये ऑनलाइन आप कह सकते हैं, ऑनलाइन बैकअप जब हम लेते हैं तो हम उसके लिए हॉट बैकअप का यूज करते हैं। जबकि कोल्ड बैकअप क्या होता है कि जब ये तब हम लेते हैं जब जो हमारा डेटाबेस होता है वो कंप्लीटली शट डाउन होता है, ठीक है। कोई भी यूजर उसको एक्सेस नहीं कर रहा होता है, तो ऑफलाइन बैकअप होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर अपने सिस्टम का बैकअप ले रही हूँ, ऑनलाइन ले रही हूँ, तो मेरा हॉट बैकअप होता है, उस वक्त मैं एक्टिव हूँ। लेकिन जब मुझे ऑफलाइन लेना है, जब तब होता है वो ऑटोमेटिकली होता है जब मेरा सिस्टम शट डाउन हुआ होता है, ठीक है, बंद हुआ होता है। तो इसके डिफरेंसेस में भी यही देखना है कि इसमें तो रनिंग वे में हम डाटा का बैकअप लेते हैं जबकि डेटाबेस शट डाउन होता है। इसमें क्या होता है कि यूजर डाउन टाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें यूजर किसी भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा होता है। इसमें रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कोल्ड होता है उसमें इतने रिस्क नहीं होते हैं। इसमें परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, यूज सर्वर लोड जो होता है वो इंक्रीज होगा, लेकिन जब ये है शट डाउन तो परफॉर्मेंस ही क्या इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। इसमें डाटा कंसिस्टेंसी नहीं होती, जबकि कोल्ड में हाईली कंसिस्टेंसी होती है, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही होती है। और यार जो भी है, और कोल्ड में ये होता है कि जब सब कुछ शट डाउन ही है तो उसकी क्या ही परफॉर्मेंस करना है, जबकि हॉट में सब कुछ ऑनलाइन ही है तो सब कुछ फिर ऑनलाइन बैकअप। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप ऑनलाइन बैकअप एंड ऑफलाइन बैकअप की बात करें तो ये हॉट एंड कोल्ड यही आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। इसकी कमांड क्या होंगी, इसके लिए आप लोग ऑल्टर डेटाबेस का यूज करते हैं बैकअप स्टार्ट करने के लिए, जबकि आप इसको क्या करते हैं, शट डाउन इमीडिएट, क्या फौरन से इसको शट डाउन ही कर दो, ठीक है। इसमें हमें स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, जबकि इसमें जो कोल्ड बैकअप होता है उसमें हमें थोड़ी एज कम्पेयर टू हॉट थोड़ी स्टोरेज जो है रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा डिफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच इज द लॉजिक एंड फिजिकल डेटाबेस सिस्टम। जबकि हम प्राइमरी की एंड यूनिक की, फॉरेन की, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, तो हम इस लास्ट वाले को ही डिस्कस करेंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन हमारे पास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। लॉजिकल डेटाबेस वो लॉजिकल डिजाइन वो हाई लेवल डिजाइन होता है जो डाटा स्ट्रक्चर और जो भी रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन करता है, लेकिन उसका फिजिकल स्टोरेज का कोई भी कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल लॉजिक वे में होता है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। जबकि जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन होता है इसके लिए ये भी लो लेवल डिजाइन ही होता है। हमारा लॉजिकल हाई लेवल होता है, जबकि हमारा जो लो लेवल होता है हमारा फिजिकल डिजाइन होता है, जो डिस्क पर स्टोर होता है, फिजिकली किसी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, जैसे इंडेक्सेस हो गए, पार्टीशनिंग होगी, टेबल स्पेसेस होगी, ये उनको डिफाइन करता है, ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन ही देखेंगे ना, तो एक तो ये कि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, कॉन्सेप्ट वाइज होता है, जबकि ये फिजिकल किसी डिस्क पे जाके स्टोर होता है। इसका फोकस होता है हमारे रिलेशनशिप और डाटा इंटेग्रिटी की, जो भी एंटिटी रिलेशनशिप होते हैं उन पे फोकस करता है, जबकि ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस उसके स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करता है। इसका डिजाइन जो होता है ये इनिशियल डिजाइन फेज जब होता है तभी हम इसको लॉजिक बना लेते हैं, तब कि इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है, तब जाकर हम इसका डिजाइन जो होता है वो स्टेज आता है। डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है, इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारे सिस्टम का स्टोरेज एरिया होता है उस पर ही ये डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इसमें हमारी ईआर डायग्राम, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज दिस वन आता है, जबकि हमारे इंडेक्सेस, टेबल स्पेस, पार्टीशनिंग वो हमारी फिजिकल में आ जाती है। इसमें टूल्स होते हैं ईआर मॉड्यूलर, जैसे माई एसक्यूएल है, वर्कबेंच है,
इस बार हम जो यूज़ करेंगे अपनी लैब के लिए माइस्क्ल यूज़ करेंगे, जबकि और ओरेकल, एसक्यूएल वगैरह यूज़ करेंगे। जबकि जो हमारी डेटाबेस जो फिज़िकली होती है उसमें जो टूल यूज़ होते हैं हम लोग उसमें ओरेकल, एसक्यूएल, ट्यूनिंग एडवाइज़र का यूज़ करते हैं। हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये डायरेक्टली परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं करता, जबकि इसका जो फोकस होता है वो प्राइमरी फोकस ही क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है एंड कोर्सेज एंटिटी एंड रिलेशनशिप, ठीक है। स्टूडेंट और कोर्सेज के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, जबकि स्टूडेंट टेबल अगर बनाया है ओरेकल के अंदर, वो किसी इंडेक्स पे जाके उसने स्टोर होना होता है, उससे पहले हमें इंडेक्स को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थी। इसके लिए अगर हम एसक्यूएल कमांड को देखते हैं तो इसमें क्रिएट टेबल स्टूडेंट ऐसे करके हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। जबकि यहाँ पे हमने इंडेक्स बताना होता है कि स्टूडेंट इंडेक्स क्रिएट करो और स्टूडेंट का नाम इसमें ये होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया प्राइमरी की, फॉरेन की, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें डिफरेंसेस भी आप देख सकते हैं कि इसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की में यूनिक की में डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, जबकि ये डुप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है मल्टीपल रोज को, ठीक है। एक प्राइमरी की को एक्सेस कर सकता है मल्टीपल रोज के साथ। इसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये नल वैल्यूज मल्टीपल नल वैल्यूज को अलाउ कर सकता है, ठीक है। और ये जबकि फॉरेन की में भी अलाउ होती है, सिर्फ प्राइमरी की में नल वैल्यूज अलाउ नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करना, जबकि इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन वैल्यूज को प्रिवेंट करना, और इसका होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना दो टेबल्स के दरमियान या दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान, ठीक है। यही बेसिक चीजें थी हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इनमें से तकरीबन 60 to 70% चांसेस हो सकते हैं आने के। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।